हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो सार संग्रह की बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान की किस भाग में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो उत्तराखंड हो जाएगा। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है, तो केटी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद यहाँ 36 से स्टार्ट है। तो इसमें है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का में है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 खा समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 ग में है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 ख में है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंगा में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे है अनुच्छेद 43 ख में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ऐसा जो 43 क में बताया गया है। अनुच्छेद 43 ख में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य
शिक्षा का प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अगला है यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किया गया है। और अगला यहाँ पे दोस्तों है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अगला है मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य के बारे में किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ रूस। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 के ए में है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना, ठीक है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का में। 51 का के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा किसने बोला था? महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। ये बातें आपको भी याद रखनी है। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है किसे? PN भगवती को। अगला है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें,
तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये कहा है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप अपनी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं यानी योग्यताएं, अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा वर्णन किया गया है इनकी योग्यताओं के बारे में राष्ट्रपति की। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आंसर हो जाएगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। यानी अगर राष्ट्रपति पदत्याग करता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो है इसको जो है भरना होता है। ठीक है, नया राष्ट्रपति बनाना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास वह शक्ति नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला है संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय
पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की जो है और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की जो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी को हम लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। यहाँ पे है संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी जो है अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी।
भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वाराह गिरि वेंकट गिरि। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 15वां नंबर का क्रम है। क्रम बहुत पूछता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। अगला है, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने यानी संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपसभापति, यहाँ पे सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे तो पहला यहाँ पे अनुच्छेद 63 है। इसमें क्या बताया गया है? तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, ऐसा अनुच्छेद 63 में बोला गया है। अगला है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, और अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगला अनुच्छेद है 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अगला है अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 71 में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो पहला यहाँ पे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जो पदावधि थी 1952 से 1965। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67। श्री वाराहगिरी वेंकट गिरी 1967 से 69। श्री गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से 74। श्री बी.डी. जत्ती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 1979 से 1984। श्री आर वेंकट रमन ये 1984 से 87। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। श्री के आर नारायणन 1992 से 97। श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। श्री मुप्पा वराप वेंकैया नायडू 2017 से 2022। श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक। अगला है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा
की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। और इसमें क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और अगला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से जो है भारित होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो है उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, ये आप क्वेश्चन पूछेगा तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में के सदस्य हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? ये लोकसभा का होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में ऐसा बोला गया है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुखम चट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर के बारे में। तो एक तरफ जो है मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कैबिनेट स्तर के जो है मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके जो कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अगला है मंत्रिमंडल। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव जो है मंत्रिपरिषद की जो शक्तियों का ही प्रयोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ निर्धारण करता है, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है। आगे है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।